नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। वोट चोरी की आग दिल्ली से होती हुई बिहार पहुंची। अब बिहार से यह आग यूपी की सियासत तक में दस्तक दे चुकी है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जबकि यूपी में सरकार और ईसी के खिलाफ मोर्चा खोलने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को मिल गई है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जानबूझकर पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। अगर चुनाव आयोग हमें वोटर लिस्ट दे दे तो बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग जानबूझकर पिछड़ों का वोट काटते हैं और दिखाते ये हैं कि पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। शाहगंज, चिपरागंज में हम कितने कम वोटों से हारे। अगर ये हमें सही वोटर लिस्ट दे दें तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार यूपी में आई है तब से एक भी शिकायत पर अधिकारी का तबादला नहीं हुआ, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी की बात मानता है। हमारा कहना है कि अगर एक ऐसे डीएम पर कार्रवाई हो जाए तो किसी को न दिक्कत होगी न किसी का वोट कटेगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम उनके वोट डिलीट करा रहे हैं। हमें यह कैसे पता चलेगा कि वो बीजेपी के वोट बैंक है? हमारी मांग है कि अगर कोई अधिकारी गड़बड़ी कर रहा है तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए, फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। आपको रिसिप्ट दे रहा हूँ, होमवर्क आप भी करिए। अभी मैं लौट के दोबारा आ रहा हूँ, फिर आपको बहुत प्रिंट आउट दूंगा, विद एफिडेविट दूंगा। हमारी मांग केवल इतनी है, हमारी मांग केवल इतनी है कि एक तो जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए, जाति के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत बनाइए। आप तय कर लेते हो कि कौन अधिकारी सूट करेगा। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़े निकलवाइए आज, और मैं आप सबसे कह रहा हूँ, सबसे कि आज आप आंकड़े निकलवाइए कि चुनाव होगा तो किस अधिकारी के अंडर होता है, एडीएम के अंडर। अगर उस एडीएम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी पीडीए के अधिकारी हो तो बता देना। तो आपने अखिलेश यादव का बयान सुन लिया। मुश्किल यह है कि राहुल गांधी बिहार में मोर्चा संभाले हुए हैं, दिल्ली की आग अब उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। और बड़ी बात यह भी है, अखिलेश यादव उन तमाम इलाकों का जिक्र कर रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी बहुत कम अंतर से हारी है। लगातार योगी आदित्यनाथ और सूबे की सरकार यह कहती रही है कि अगर आपको लगता है कि वोटिंग मशीन में दिक्कत है तो इसकी जांच कराने के लिए हम तैयार हैं। आपको लगता है कि वोटिंग मशीन हैक की गई है, हम उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जांच के लिए तैयार हैं तो हमसे आकर मिलिए। लेकिन आप सिर्फ आरोप लगाते हैं, आप जांच की बात में ना तो शामिल होते हैं ना तो जांच कराने की बात कहते हैं। बहुत गंभीर आरोप है। इसी पर आज हम डिबेट करने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में कुछ ही वक्त में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसका क्या असर, क्या इम्कान होगा, क्योंकि जो आग दिल्ली से बिहार पहुंची है उसका खासा असर यूपी में देखने को मिल रहा है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जोड़ा, ये मैं फटाफट सबके तारुफ करा देता हूं। राघवेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कर्नल शरद शरण मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मोहित प्रकाश मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमन कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ विजय नारायण सिंह जी भी वरिष्ठ पत्रकार, जो कि स्टूडियो में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं राघवेंद्र सिंह आपसे पूछ रहा हूं। जिस तरह के गंभीर आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, राहुल गांधी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, बिहार भी पहुंच रहे हैं, वहां पहुंचे हैं, वहां पर रैलियों का दौर चल रहा है, वहां पर वोट चोरी की बात हो रही है, यहां महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर लामबंद हो रहा है विपक्ष भी। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? अखिलेश यादव ने बहुत गंभीर आरोप लगाए यहां पर। शुरुआत राहुल गांधी जी ने की थी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से चुनाव आयोग के ऊपर बहुत गंभीर आरोप जी, लगभग 20 आरोप लगाए थे। आरोप ने उसका जो है मौखिक रूप से बारी बारी से उसका जवाब दे दिया जी। तमाम प्रश्न उसमें अगर हम आपको भी चर्चा करेंगे तो समझ बेकार में व्यर्थ होगा। लेकिन राहुल गांधी जी अभी उस पर तैयार नहीं है। तो भाई, चुनाव आयोग ने कहा अगर आपको अभी भी समस्या है तो आप हमें हलफनामा दीजिए आकर के, लेकिन हलफनामा देने को ये तैयार नहीं। देखिए, वास्तविकता ये है, उत्तर प्रदेश और देश से इनका जनाधार बिल्कुल समाप्त हो चुका। ये लोग अब झूठ के आधार पर अपना एक ऐसा फिल्म खड़ा करना चाहते हैं जैसे लोग देश और प्रदेश में ऐसा वातावरण बने कि चुनाव आयोग धांधलीबाजी करे जी। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। ये लोग बड़े गंभीर विषय कर रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी देश की है उसको कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। कभी न्यायिक व्यवस्था पर आरोप लगाते हैं, कभी पत्रकारिता पे आरोप लगाते हैं,
ईडी सीबीआई पे आरोप लगाते हैं, सेना पर आरोप लगाते हैं, ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। अरे ये तो इनकी जो उल्टी गंगा जो बह रही है वो कहाँ जाकर के रुके। इस प्रकार के आरोप लगाना बंद करें। एक व्यवस्था होती है, चुनाव आयोग जो होती है, लाखों लोग इनके कर्मचारी होते हैं, ये लोग एक समयबद्ध तरीके से काम करते हैं। कोई चुनाव आता है तो उससे पहले ये लोग जो है जो मतदाता सूची है उसको अपडेट करने का काम करते हैं, अपडेट कराया जाता है, उसको लेकर के समय दिया जाता है, बीएलओ के माध्यम से काम कराया जाता है। ये लोग इस विषय को लेकर के बिल्कुल इन लोगों ने आरोप लगाया था अनूप जी, ईवीएम जो है खो जाती है, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने कहा बताइए आप, उन्होंने समझ नहीं दिया। पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों से कहा था आप इसको ईवीएम हैक करके मुझे बताइए, कोई भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि वहां नहीं किया। इसी प्रकार से अब चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है जो भी आप आरोप लगा रहे हैं उसको लिखित रूप से दीजिए, मैं जांच करूंगा। वास्तविकता ये है लोग मटके में ऊँट तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात जो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा करके ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे साथ घपलेबाजी हुई है। ये लोग जनता के बीच में तो रहते नहीं है, समय समय पर आरोप लगाते रहते हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आपके अखिलेश यादव हो, संपूर्ण पूरा विपक्ष है। चुनाव में तो धूल दूसरी हो जाता है जाकर, लेकिन इस प्रकार के वाहियात आरोप लगा के ये लोग अटैक करके निकलने का प्रयास करते हैं। आप लोग अगर आपको वास्तविकता है उसमें आपके आरोप में, तो अगर चुनाव आयोग आपके ऊपर कह रहा है तो आप उसको हटाना दीजिए। नहीं, राघवेंद्र जी कन्नौज का बहुत जिक्र वो करते हैं, वो शिवरागंज का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर वोटर लिस्ट में थोड़ी गड़बड़ियां थी। इस बात का जिक्र अनुराग ठाकुर ने भी किया था, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल वो दे रहे हैं अखिलेश यादव। ठीक बात है, सही कह रहे हैं, मैं अखिलेश यादव के साथ इस बात को। आप चुनाव आयोग से कहिए, अगर चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट नहीं सुन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। भाई एक स्वस्थ परंपरा है, एक तरीका है हमारे देश में। अगर आप पत्रकार वार्ता करके उसका स्त्री कर लेना चाहते हैं तो इससे बात नहीं बनती है। आप जनता के बीच में हर बात को लेकर के चले जाते हैं। अगर कोई आरोप किसी आप संवैधानिक संस्था पे लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर के आप हलफनामा दीजिए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, तब तो उसका निस्तारण होना है। अगर आप बार बार ठीक है राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, कर्नल शरद से मैं पूछ लेता हूं। कर्नल साहब, जो बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर कोई आपत्ति विपत्ति संकट है तो लीगल रेमेडीज भी हैं हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सब जगह आप मूव कर सकते हैं। सिर्फ बयान देना भर अगर आपको सच में फिक्र है जनता की और जो वोट कट गए उनकी फिक्र है, जो वोट डिलीट हो गए गलत तरीके से, जो भी आरोप समाजवादी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है, इलेक्शन कमीशन पर लगा रही है, तो क्यों ना लीगल रेमेडी के थ्रू इन चीज़ों पर डिस्कशन होना चाहिए। सिर्फ बयान देने से चीज़ तो ठीक हो गई नहीं, आप बीजेपी पर आरोप लगाते रहिए, बीजेपी शून्य की तरह आपको देखती सुनती रहे, उससे तो कुछ नहीं होना है। एक्शन तो लीगल तभी होगा जब कोर्ट से ऑर्डर जाए, सुप्रीम कोर्ट में बातें चलें, तब तो कुछ एक्शन होगा, नहीं तो आप मुझसे कुछ भी कहते रहिए, मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। कर्नल शरद, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है अमित जी, और मैं ये अपेक्षा रखता था कि उनके प्रवक्ता जब पटल पे आते हैं तो कम से कम अपनी पूरी तैयारी करके आएंगे, और ऐसा है नहीं कि इनकी तैयारी नहीं है, इनकी तैयारी रहती है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये और चुनाव आयोग एक दूसरे के पूरक हैं और कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी हैं चुनाव आयोग के सारे भ्रष्टाचार के, तो स्वाभाविक है कि ये चुनाव आयोग की ही भाषा बोलेंगे। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं जी, कम से कम पिछले एक हफ्ते में पूरे देश ने जाना है कि 2022 के चुनाव के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह आरोप लगाया था चुनाव आयोग पे कि जाति और धर्म देख के हमारे कोर वोट बैंक के लगभग हर विधानसभा में 10,000 वोट काटे गए। चुनाव आयोग ने बड़ा खतरनाक सा नोटिस दिया था, ऐसा लग रहा था जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जेल में भेज देंगे और समाजवादी पार्टी की मान्यता कैंसिल कर देंगे। उन्होंने बोला कि हलफनामे में पूरा ब्यौरा दीजिए, हम इसकी जांच करें, और बहुत सीमित वक्त दिया था। और उस सीमित वक्त में हमने 18,000 वोट्स का ब्यौरा एफिडेविट्स के साथ दिया, जिसकी डिजिटल रिसिप्ट्स आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा के सामने पूरे देश की मीडिया को दिखाया। अब हमारा सवाल ये है कि 3 साल से उस नोटिस के बाद जो हमने कागज दिए हैं और उसका रिसिप्ट हमें मिला है, 3 साल से चुनाव आयोग सन्नाटा.com बन के बैठा हुआ है। और जो कल ज्ञानेश कुमार जी ने कल जनता को दर्शन दिए थे, उस पूरी प्रेस रिलीज में 2024 में जो लोकतंत्र और संविधान पे खतरा बताया गया था,
वो कितना गहरा चुका है कल आम जनता ने कल देख लिया। तो मैं ज्ञानेश कुमार जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो जिस तरीके के मीडिया के क्वेश्चंस को डक करते रहे हैं कल, कम से कम गांव गली का भी आदमी समझ गया है कि अगर कभी लोकतंत्र संविधान पे सबसे अधिक खतरा था तो वो वक्त आज है, प्रेजेंट। और मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बड़े चुनौतीपूर्ण राजनीतिक अंदाज में कह रहे थे कि या तो एक हफ्ते में हलफनामा दे और या फिर माफी मांगे देश से, तो जो 3 साल पहले हमने हलफनामा दिया था जी, उसके लिए ज्ञानेश कुमार जी माफी कब मांगेंगे? राजीव कुमार जी तो माल्टा चले गए हैं, ज्ञानेश कुमार जी को भी कोई अच्छा सा देश ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में जिस तरीके से देश की राजनीति है, नफरत की और बंटवारे की राजनीति समाप्त होने वाली है, और जो जो कहीं जहां जहां मिलेगा नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे, अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे, कानून जो भी सम्मत कानून होगा इन पे कार्रवाई होगी और ये सब जेल जाएंगे। तो जिनको जेल से बचना है उनके पास एक ही रास्ता है कि विजय माल्या से रूट पता कर ले और फ्लाइट पता कर ले और ऐसा देश पता कर ले जहां पे हमारी इंडिया की कम से कम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ना हो। चलिए ठीक है। और ज्ञानेश कुमार जी अपने सीनियर से ही सीख ले। ठीक है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जा रहा हूँ। कर्नल शरद, पॉइंट टेकन। मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता के पास जा रहा हूँ, उसके बाद मैं सुमन कुमार जी के पास जाऊंगा और सबका कंबाइंड जवाब मैं राघवेंद्र सिंह जी से लूंगा। और चूंकि मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी मेरे साथ स्टूडियो में है, मैं चाहूंगा कि वो भी, विजय सर भी कुछ बताएं। कांग्रेस के साथ 2 अच्छी बातें ये हुई हैं कि एक तो जो मुहिम ये शुरू हुई SIR के खिलाफ, वो बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। पूरा विपक्ष एक साथ है, बिहार से लेकर दिल्ली तक हाहाकार मचा हुआ, सड़क से लेकर संसद तक अब ये मुहिम चल रही है, पहला बात। दूसरा कि मोहिंदर जी, राहुल गांधी को भी इलेक्शन कमीशन ने कहा या तो हलफनामा दीजिए या तो 1 हफ्ते में माफ़ी मांगिए। मेरा सवाल भी आपसे वही है कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन के काम करने के सलीके तरीके से परेशानी है, दिक्कत है, रजामंदी नहीं है, तो आप लोगों ने लीगल एक्शन लेने की क्यों नहीं सोची? आप क्यों नहीं लीगल रेमेडी की तरफ गए? मोहिंदर जी। राघवेंद्र सिंह जी, मेरे दोस्त जो बीजेपी के साथी बैठे हैं, हाँ, इनको मुबारकबाद देता हूँ। इनको इलेक्शन ऑफिस में नौकरी मिल गई है। इनको इलेक्शन ऑफिस के प्रवक्ता के तौर पर नौकरी मिली है, मैं इन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जहाँ प्रधानमंत्री मोदी को होना चाहिए था, वहाँ राघवेंद्र सिंह जी हैं। मतलब इनकी मर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिबेट करेंगे क्या आप ये चाहते हैं? करें वो, आप ये चाहते हैं? वो प्रवक्ता बनेंगे हाँ, इलेक्शन ऑफिस के, हाँ, और उसको डिफेंड करेंगे। हाँ, तो बीजेपी जो है वो मुखपत्र बन गई है इलेक्शन ऑफिस की, वो डिफेंड करती घूम रही है और कहते हैं स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था है। अब मैं आता हूँ मुख्य मुद्दे पर। देखिए जनाब, मुंबई के अंदर जब इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र का और सरकार बनी, तो सबको आश्चर्य हुआ था कि 4 महीने पहले लोकसभा के इलेक्शन में जो पार्टी नेस्तनाबूद हो गई थी, वो पार्टी अचानक से कैसे उभर कर ऊपर आ गई और इतनी भारी बहुमत से सरकार बना ली। जब रिसर्च किया गया तो पता लगा साहब कि 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक नए वोटर जोड़ दिए गए। एक एड्रेस पे 80-80, 200-200 वोट है। नहीं, यूपी के परिप्रेक्ष्य में बताइए मोहिंदर जी, यूपी के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। जी जी। देखिए, आज जो जन यात्रा वहाँ चल रही है बिहार में, उसी का एक रूप यूपी में है। हमारे साथी ने भी कहा और रिकॉर्ड में भी है कि इन्होंने 18,000 वोटर्स का मामला एफिडेविट के साथ, बहुत सारे चैनलों ने उस एफिडेविट को पढ़कर सुनाया है, उसकी फोटो भी दिखाई है। इलेक्शन ऑफिस से जब कोई चीज सवाल पूछा गया कि आपने बिहार में 65 लाख काटे लेकिन कितने जोड़े, एक भी सवाल का जवाब उन्होंने संतुष्टि के साथ नहीं दिया। एक घबराए हुए नौकरशाह की तरह वो बैठे थे कि जिस तरह से पीछे कोई गन लगाकर बैठा हो कि बेटा तुझे ये बोलना है। आप ये बताइए कि जब उत्तर प्रदेश में, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, प्रधानमंत्री खड़े हुए कहां से? वाराणसी से। यूपी में योगी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, आपने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। वाराणसी में आप बड़े बड़े छक्के उठा रहे थे कि हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया। आप मुश्किल से 1-1.5 लाख वोट से प्रधानमंत्री जी जीते। और राहुल गांधी जी रायबरेली से खड़े हुए सारी सरकारों के अगेंस्ट में, वहां 5.5 लाख वोट से जीतते हैं।
यूपी के मूड का तो यहीं से पता लग जाता है जनता के। 1.5 लाख वर्सेस 5 लाख। 5.5 लाख वोट से राहुल गांधी जी जीते, ये इलेक्शन ऑफिस का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है। और ये तो आप भी जानते हैं कि शुरू के 4-5 राउंड अगली बार राहुल गांधी को बनारस से लड़ना चाहिए मुझे लगता है। आपके अगर इतना तगड़ा है मामला तो मुझे लगता है सीधे पीएम के खिलाफ लड़े, वहां पे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 1.5 लाख का मार्जिन बहुत नहीं होता है हराने के लिए। अजय राय जो नहीं कर पाए, मुझे लगता है राहुल गांधी कर सकते हैं वाराणसी में। अजय राय के बस का नहीं था। आप भी जानते हैं किस तरह से वाराणसी में मैनेज किया गया। आज सभी समझ सकते हैं चंडीगढ़ में जब टेलीविजन के ऊपर, सीसीटीवी के ऊपर सरेआम आदमी पकड़ा गया। जी यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करिए आप, सुनिए यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करिए। यूपी में अखिलेश यादव के बयान के सरकार ने न जाने कितनी जगह बदतमीजी बदमाशी करके इलेक्शन ऑफिस से मिलकर के इलेक्शंस को रिग किया है। और जो ये जनता का विश्वास खो चुके हैं लोग, वो नकली जनता का विश्वास दिखा करके यूपी में सरकार बनाए बैठे हैं। ठीक है, ठीक है मुझे पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, मैं आऊंगा दूसरे वक्ताओं के पास भी जाना है। विजय सर, मुझे एक बात बताइए, क्या जिस तरह की बात कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं या कर्नल शरद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, क्या इतना आसान है इलेक्शन मैनेज करना यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कि मतलब खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, बीजेपी की खुलेआम, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के आदेश का पालन कर रहा है? क्या ये मुमकिन लगता है? आप इतने दशकों से पत्रकारिता में और आपने बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं। चुनाव तो मैं 1900 जब से अखबार की नौकरी में आया हूँ तब से 1984 से देख रहा हूँ, करीब सारे चुनाव देखे हैं जी, और बहुत करीब से देखे हैं जी। पहले धांधली होती थी, बूथ लूटे जाते थे, बमबाजी होती थी, मतपेटियों में स्याही डाल दी जाती थी, पानी डाल दिया जाता था, कब्जा कर लिया जाता था, गोलियां चलती थी। शेषन जी के आने के बाद इसमें बदलाव हुआ, उसके बाद ईवीएम आई तो उसके तरीके बदल गए। अब तरीके बदल गए तो मतदाताओं का व्यवहार भी बदला, लेकिन असली सवाल मतदाता सूची का है। मैं समझता हूं कि पिछले 3-4 चुनावों से पहले मैंने कभी नहीं सुना किसी चुनाव में कि मतदाता सूची में कोई हेरफेर किया गया है या कोई गड़बड़ी की गई है। ये जरूर होता था कि किसी का नाम छूट गया है, किसी का अतिरिक्त जुड़ गया है, ये चीज़ें सामने आती थी, लेकिन बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं आती थी। ये सूचना जब इस बार आई है, मतलब इस बार तो खुद ज़्यादा ही तीखी है। ये चर्चा तो राजीव कुमार जी के समय से चल रही है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही तीखी हो गई है। और यहाँ तक कि जो विपक्षी दल हैं वो बिहार में सड़क पर आ गए। यूपी में भी कमोबेश अखिलेश यादव ने यही आरोप लगाया है। अखिलेश यादव भी क्यों, बीजेपी में भी 1-2 लोगों को मैं सुन रहा था कन्नौज के बारे में ही, मतलब कोई बीजेपी का नेता बोल रहा था कि वहाँ उनके बीजेपी के वोट कटवा दिए गए। इसके पहले अनुराग ठाकुर जी भी बोल चुके हैं। तो क्यों नहीं चुनाव आयोग इसकी जांच करा लेता? और चुनाव आयोग जिस तरह से बात कर रहा था कल, मैं तो आश्चर्यचकित था कि एक संवैधानिक संस्था का प्रमुख सवालों का जवाब देने की बजाय वो टालमटोल कर रहे थे। मेरा कहना है कि राहुल गांधी ने गलत किया। राहुल गांधी ने जितने भी प्रमाण दिए, जितने भी साक्ष्य दिए, वो सब गलत हैं। आप मुख्य चुनाव आयुक्त की हैसियत से उसकी जांच कराइए और राहुल को नंगा कीजिए। आप बताइए कि राहुल जी आप गलत हैं, आप उनके खिलाफ FIR कीजिए, आप उनसे कह रहे हैं हलफनामा दीजिए, आप अपना जांच करा नहीं रहे। OP रावत पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, वो इस बात से सहमत हैं। उनका कहना था कि यदि मैं मुख्य चुनाव आयुक्त होता तो 10 मिनट के अंदर इसकी जांच कराने के आदेश जारी कर देता। तो आखिरकार हमारे चुनाव आयोग को इसकी जांच कराने में दिक्कत क्या है? जांच करा लें। जितने भी आरोप आ रहे हैं, जिसके भी तरफ से जो भी आरोप आ रहे हैं, आपके पास आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, सारी चीज़ें हैं। आप 10 मिनट के अंदर जांच करा के उस मामले को पब्लिक के, जनता के बीच ला सकते हैं कि साहब ये वास्तविक स्थिति है। राहुल गांधी को एक्सपोज कीजिए। यदि आप उनसे ये कहते हैं कि जनता से माफ़ी मांगे या हलफनामा दे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, तो आप खुद जांच करा के राहुल गांधी को नंगा कीजिए जनता के सामने। अगर राहुल गांधी गलत होंगे तो उनकी राजनीति खत्म कर देगी ये इस देश की जनता। आप ले आइए, लेकिन वो आप कर नहीं रहे। आप वहाँ पत्रकार जो सवाल पूछ रहे हैं, आप उनके भी सवाल टाल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शक पैदा करता है, ये स्थितियाँ शक पैदा करती है। ठीक है सुमन कुमार, अब
जो बात विजय सर कह रहे हैं कि जांच करा लेनी चाहिए, राहुल गांधी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, बनस्पत की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हलफनामा, माफ़ीनामा और तमाम नैरेटिव्स पर बात की जाए। अगर कहीं चोरी वोटों की हुई है, कहीं डिलेशन हुआ है, कहीं निमित्ता हुई, तो उसका एक ही तरीका है कि भाई एक पैनल गठित करिए, इसकी जांच करा लीजिए। लेकिन जांच कराने की बजाय इलेक्शन कमीशन ने कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या आपको लगता है इससे थोड़ा सा सेटबैक बीजेपी को भी लगेगा? और एक संवैधानिक संस्था होने के नाते क्या इलेक्शन कमीशन को भी इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बचना चाहिए? सुमन कुमार। देखिए अमित भाई, सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि इतने दिनों से लगातार इस मसले को लेकर हंगामा किया जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को लगा कि इस मसले का समाधान हम जनता में लेकर जाए, खासकर प्रेस रिपोर्टर्स के बीच में, क्योंकि मैं कवर लगातार करता रहा हूं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इलेक्शन कमीशन में जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे सवाल वो नहीं लेते, बहुत सारे सवाल नहीं लेते। तो इसलिए ये कहना है कि नहीं हर सवाल का वो जवाब देंगे, वो पॉलिटिकल मंत्री जी तो है नहीं कि उस तरह से बयान आपको दे देंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसके अगर इस पे सवाल खड़े किए गए, उसकी जांच होनी चाहिए, और इस बात को उन्होंने दोहराया। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक व्यवस्था है। आप हर जितनी विपक्षी दल है वो सब मिलकर आप हंगामे पे हंगामे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस जाति विशेष की उन्होंने चर्चा की है वो उनके वोटर नहीं रहे हैं। अब उनपे उनकी नजर पड़ रही है कि इस वोट बैंक को हम कैश करें। और आप देख रहे हैं कि लोकसभा को छोड़ने की बात इसलिए कर रहे हैं कि लोकसभा के वक्त संघ और बीजेपी में लड़ाई थी, हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये बड़ी हकीकत थी जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब जितने भी चुनाव हुए उसमें तो हमने देखा, हमारे आपके सामने ही रिजल्ट है। वहां ये पार्टियां कहां जा रही हैं? तो इसलिए जो लोअर क्लास भी है या एससी वर्ग भी है, उसमें भी उनको भी फायदा नजर आने लगा है, और वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। और ये सभी दल आज महसूस कर रहे हैं। और मैं बिहार की चर्चा में इसलिए कर देता हूं कि बिहार से मैं आ रहा हूं अमित भाई। मैं आपको बता दूं कि ये तमाम सारे दल वाले जो हंगामा कर रहे हैं, इनको ये पता था कि सिर्फ एक SIR का मसला ही इनको जिंदा किया हुआ, नहीं तो यही लालू यादव है। पूरे ट्रक, वो डब्बा, वो क्योंकि मैं समस्तीपुर से ही हूं और मुझे याद है कि 90 का वो जो इलेक्शन था उसमें पूरे ट्रक ही बैलेट बॉक्सेस भर के जा रहे थे। बैलेट बॉक्स को वो गंडक नदी के नीचे डाल दिया गया। जब केजी राव वहां इलेक्शन कमीशन इंचार्ज बन के गए, उसके बाद कहानियां बदलने लगी। तो सभी दलों की कोशिश यही होती है, जहां फायदा हो उस पे तो ये बात करेंगे। अब व्यवस्थाएं बदलने की हो रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो शुरुआत की है वो गलत शुरुआत नहीं है। आप सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों जा रहे हैं? आप दिल्ली को क्यों नहीं देखा? दिल्ली में सिर्फ 2.5 और 3% की वजह से हमारी पार्टी चली गई। एक छोटी पार्टी होने की वजह से ये सारे दल क्यों नहीं खड़े रहे उनके साथ? यहां भी नाम हटाए गए। और पहले भी, क्योंकि दिल्ली को मैं लगातार 20-22 साल तो कवर किया, मुझे पता है एक घर में यहां भी 200-250 वोटर्स हुआ करते थे। ये आज नहीं, शुरुआती दौर से ये परंपरा रही है कि जिसकी सरकार रही है उसने अपने तरीके से वोटर लिस्ट तैयार करवाया, उसने अपने तरीके से वोट। एक घटना अगर आप कहे तो मैं उसका जिक्र कर दूं, प्लीज। अभी बीजेपी में ही वो पहले कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री दिल्ली में हुआ करते थे, उनका नाम नहीं लूंगा, और वो संयोगवश अब बीजेपी में शामिल हो गए और इस वक्त उनको ग्रामीण विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। और वो जिस विधानसभा में उनको जीतने के लिए कहा गया, पिछली बार जब कांग्रेस में थे तब उन्होंने उस हिस्से को उस सीट से हटवाया था। जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो वो जो जिस हिस्से को हटाया था उसको दोबारा लगाया गया, जोड़ा गया जोड़ा गया, लेकिन वो जीत के। समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो समीकरण बनना, बिगड़ना, तय होना, राजनेताओं ने अपनी ये दुकानदारी चलाने की पूरी कहानी बना रखी है। अखिलेश यादव ये जो बात कह रहे हैं वो बात पहले भी कही गई है। इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, हजारों नहीं लाखों कर्मचारियों को लगाया जाता है दिन रात। मैं आपको बता दूं कि मेरे परिवार से कुछ जो रिलेटिव्स हैं वो बेलो हैं, 3-3 दिन तक लगातार वो सोए नहीं, क्योंकि उनको तैयार करके डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको पूरी कंप्लीट करनी थी, नहीं तो नौकरी जाने की बात होगी। ठीक है सुमन जी। राघवेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं महेंद्र जी। राघवेंद्र जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि जो इश्यूज लेकर बिहार में विपक्ष खड़ा था,
वो इशू धराशायी हो गए, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात रही, चाहे और मसले रहे हों। अब उनको एक एसआईआर मिल गया, उनको लगता है कि ये उनकी राजनीति को, सियासत को जिंदा रखेगा। जो बात सुमन कुमार ने कही है बहुत बहुत वैलिड पॉइंट मुझे लगता है। क्या इसीलिए इसको इतना घसीटा जा रहा है? क्योंकि और कुछ तो है नहीं बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए, कहने के लिए। तो एसआईआर का मुद्दा इतना बड़ा कर दीजिए कि इसी में जनता प्रभावित हो जाए, पूरा सिस्टम हिला के रख दिया जाए। क्योंकि जब जातिगत जनगणना होती है, जब इलेक्शन होते हैं, लाखों कर्मचारी वहां पर होते हैं जो काम करते हैं। अब क्या बीजेपी और इलेक्शन कमीशन उन लाखों लोगों को मैनेज कर सकती है? ये तो मुझे नहीं लगता। 2, 4, 5, 10, 50 बूथ, 1000 बूथ मैनेज कर लेंगे कि पूरे देश का चुनाव मैनेज कर सकता है कोई इलेक्शन कमीशन या बीजेपी मैनेज कर लेगी? लाखों लोगों को कंट्रोल कैसे कर सकता है कोई? ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि राजनीति जिंदा रखनी है। राघवेंद्र जी, अमित जी, वास्तविकता यही है। ये लोग भी भली प्रकार से जानती हैं। लोग जो एफआईआर जो हो रहा है, कुल मिला के उसका लब्बो लुआब यही, ये लोग ये चाहते हैं कि एफआईआर ना हो। जो ये लोग फर्जी मतदाता बनाए हुए हैं, जो आपके बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या लोग हैं या अन्य जो मतदाता हैं जो मर गए हैं, उनको ये लोग किसी तरीके से मतदान करा देते थे, उसको लेकर के जो ये काट छाट हो रही है, ये लोग ये चाहते हैं किसी तरीके से ये ना हो, बस ये रुक जाए। लेकिन चुनाव आयोग व्यवस्थित तौर से अपना काम कर रहा है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि बहुत बड़ी मशीनरी होती है, राज्य चुनाव आयोग होता है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग होता है, जिले में अधिकारी होते हैं, सभी व्यवस्थित तौर पर काम करते हैं। इतने बड़े चुनाव को अगर कोई ऐसे कोई प्रभावित कर ले जाए तो गई भैंस पानी में। राहुल गांधी जी ने कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आरोप लगाए थे, मकान नंबर 0 है, रामकमल दास के 80 पुत्र हैं, एक मकान नंबर में 80 लोग नागरिक हैं, 125 वर्ष की महिला, 2 पहचान पत्र। इस बात का जवाब जो है चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर दे दिया है। अगर हमारे कांग्रेस के मित्र को न पता हो तो उससे भी पूछ सकते हैं। ये लोग बेमतलब की बातें कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं पता है। जैसे जो ये नाम काटे जा रहे हैं, नाम जोड़े जा रहे हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाम तो जोड़े जा रहे हैं। इनके नाम कैसे काटे जा रहे हैं? कैसे पता चला इनके नाम काटे जाते हैं? ऐसा कौन सा तरीका जो नाम काटे जा रहे हैं इनके मतदाता है? कैसी बातें ये लोग करते हैं, बेवजह की बातें करते हैं। अरे भाई, आपको कोई तरीका है जो संवैधानिक तरीका हर चीज का होता है? अगर नहीं सुनना, चलिए अब हमारे मैंने जो है एफिडेविट दिए थे, 1800 एफिडेविट दिए, 18,000 एफिडेविट दिए थे। इससे ऊपर का रास्ता नहीं है क्या? आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे क्या? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे क्या? भाई देखिए, ये लोग भली प्रकार से जानते हैं कि लोगों के पास रहा तो कहीं कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत है? 2 विधानसभा की सीटें हैं, अभी किसी तरीके से चलिए लोकसभा की कुछ सीटें बढ़ गई, लेकिन जो आगे आने वाले परिणाम है भली प्रकार से ये लोग जानते हैं। अखिलेश यादव भी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी जानती है क्या होने वाला है, इसलिए वो इस प्रकार से वाहियात आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से अपना काम करती है। अगर जी मोहिंद्र जी, मैं आ रहा हूँ। चुनाव आयोग को लेकर इनका प्रलाप कब तक सुनेंगे यार? चुनाव आयोग देना चाहेगा, लेकिन जो ये लोग संवैधानिक संस्थाओं को आरोप के घेरे में, जब तक आपको हम लोग सुनेंगे तब तक आपको भी सुनना है मोहिंद्र जी। ये बताइए, सोनिया गांधी जी पॉइंट टेकन, ठीक है, प्लीज प्लीज, ठीक है राघवेंद्र जी। 1980 में मतदाता बनी थी, 1983 में उन्होंने नागरिकता ली। ठीक है, मैं मोहिंद्र प्रकाश के पास जा रहा हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, पॉइंट टेकन। मोहिंद्र जी बोलिए। जनाब, मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जी। बीजेपी का प्रलाप तो बंद होगा नहीं। ये तो राहुल गांधी, नेहरू फैमिली, पाकिस्तान से अलावा इनको कुछ आता नहीं। देखिए, इलेक्शन ऑफिस से जब पूछा गया कि आपने 65 लाख वोट काटे हैं लेकिन जोड़े कितने, उनका कोई जवाब नहीं था। जब ये पूछा गया कि साहब यूपी से आपको लिखा गया है शपथ पत्र देके, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे साथी अभी कुछ पत्रकार कह रहे थे कि पहले बूथ लूट लिए जाते थे, लालू जी ट्रक भर कर ले जाते थे। अरे भाई, आज जमाना आगे बढ़ चुका। आज आप अपराध करके पिछले किसी अपराधी के साथ अपने आप को जोड़ करके क्या बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? जब उनको छेड़ा गया, उनको नहीं छोड़ा गया, तो आपको कौन छोड़ेगा? देखिए, पकड़े आप भी जाएंगे। मेरे साथी सपा वालों ने कहा राजीव जी जानते थे सारी हरकतें, इसलिए वो रिजाइन देके चुपचाप चले गए। उनके जाने का कारण आप भी समझते हैं और सारी दुनिया समझती है, जनता समझती है। मेरे साथी कह रहे हैं हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी जी का जिस तरह से जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंसिल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया, कितनी तेजी दिखाई थी बंगला खाली कराने में इनको। देखिए, वो फिर राहुल गांधी आज
लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष बने, उनका एलिवेशन हुआ, एक साधारण एमपी से वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। आप इस तरह तंग करते रहिए, उनको प्रधानमंत्री बनने में देर नहीं लगेगी। अगला एलिवेशन उनका प्रधानमंत्री का ही होना है जनाब। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की धमकी किसी और को देना, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। महाराष्ट्र की जो विधानसभा का मामला पड़ा है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सालों बीत जाएंगे, अगली विधानसभा आ जाएगी, लेकिन कोर्ट से फैसले का इंतजार ही रहता है। आप समझिए, जनता आपको नकार चुकी है। तो मोहिंद्र, आप ये कह रहे हैं कि आप पब्लिक कोर्ट में हैं। मोहिंद्र प्रकाश, आप ये कह रहे हैं कि आप पब्लिक कोर्ट में हैं, आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, जनता तय कर देगी क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। कर्नल शरद, कर्नल शरद, मामले कोर्ट के हैं उसमें कोर्ट में जाएंगे, जिससे जनता के पास जाना है उसमें जनता में जाएंगे। ठीक है, इतने समझदार तो हम हैं। तो आपको ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन पे जो आरोप लग रहे हैं वो कोर्ट में जाने लायक नहीं है? वाली चीज को कोर्ट में ले जाएं। मोहिंद्र प्रकाश, जो आरोप आप लगा रहे हैं उसके लिए आपको लगता है कोर्ट का रुख करना जरूरी नहीं है इलेक्शन कमीशन के मसले पर, जो राहुल गांधी कह रहे हैं? मसला कोर्ट में ऑलरेडी है, सुप्रीम कोर्ट में। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या थी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना हलफनामा दीजिए। अगर राहुल गांधी ने पब्लिक इमेज में कुछ कहा है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करें। नहीं, ये अच्छा है। एक पॉलिटिकल पार्टी बता सकती है चुनाव आयोग क्या करेगा, ये अच्छा है। मैं नहीं बता रहा। नहीं, ठीक है, आपने बोला ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकती है, ये सही है। अब पॉलिटिकल पार्टीज बताएंगी सामाजिक संस्थाओं को कि क्या करना चाहिए। दिस इज गुड, ये एक अच्छा चलन हमारे देश में हो रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। कर्नल शरद, अखिलेश यादव ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं डिलीशन के बाद को लेकर, उसमें बीजेपी का भी आरोप है कि जो वोट डिलीट किए गए या जो वोटर लिस्ट में जो नाम गायब हुए वो हमारे वोट थे। अखिलेश यादव पूछते हैं कि भाई वो कैसे पता चला कि बीजेपी के वोट है कि वो हमारे वोट है, क्योंकि पिछड़ा और दलितों में पूरा हिस्सा अगर देखा जाए तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का तो है नहीं, उसमें सभी दलों को वोट जाते हैं, तो नुकसान सभी का होता है। लेकिन बाकी विपक्षी दल भी हैं यूपी में, वो आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे हैं, उन्होंने बात नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा एक बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा तबका है जो पिछड़ा और दलित वोट उनको जाता है। मायावती ने ये मसला खड़ा नहीं किया, और भी बहुत सारे दल हैं जिनको बड़े पैमाने पर दलित पिछड़ों का वोट मिलता है, वो इस मसले पर मुखर नहीं है। अखिलेश यादव इस मसले पर ज़्यादा मुखर है। कर्नल शरद, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता संसाधनों और इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से किसको कहाँ कितना दबाया हुआ है जी, वो समाजवादी पार्टी का विषय नहीं। हम सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं। और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने तथ्यात्मक बात कोई नहीं की, 3-4 मिनट तक बोलते रहे, पर सारा गोल मोल बोलते रहे, और हाँ एक सर्टिफिकेट जरूर देते रहे कि चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दोनों लोग एक साइड में, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक है और बीजेपी उसकी बेनिफिशियरी है, तो स्वाभाविक है वो गोल मोल बातें करेंगे। मैं तथ्यों पे बात करने वाला व्यक्ति हूं। सबसे पहले तो मैं आपको पुनः क्लियर कर दूं, अखिलेश यादव जी ने आरोप नहीं लगाए। अखिलेश जी ने ब्यौरा दिया है, साथ में ओथ की अंडरटेकिंग दी है, हलफनामा दिया है, और उसका 3 साल पहले चुनाव आयोग ने रिसिप्ट दिया है। और तथ्य ये है कि पिछले 3 सालों में ना कोई जांच हुई है, ना उस पर कोई पत्राचार। ये यथार्थ है चुनाव आयोग का। एंड इलेक्शन कमीशन इज नॉट गॉडली, दे आर नॉट इम्यून, they do fall under constitution, they do fall under the democratic system of this country। तो वो ऐसा नहीं है कि स्वयं में भगवान है, उन पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। बल्कि हमारे लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि हम हर संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति से सवाल पूछते हैं, क्योंकि अंततः वो जनता की सेवक है और उनको जनता का जवाब देना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से आज पुनः पूछता हूँ कि चुनाव आयोग ने जो हलफनामा मांगा और हमने दिया, उस पर 3 साल में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आप एक हलफनामे पे 18,000 वोट में 3 साल में कार्रवाई नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि बिहार के 8 करोड़ वोटरों का SIR कर लेंगे 2 महीने। और सुमन कुमार जी काफी वरिष्ठ हैं, पत्रकार हैं, वो भी एक पक्ष की बात कर रहे हैं। मैं बड़ा दुख के साथ कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी ट्रकों में वोट भर के नदी में डलवा देते थे। वो मुखिया जब 200 राइफलों के साथ गांव में जाके 50 दलितों को रात में काट देते थे, मार देते थे, क्या वो दौर समाप्त किया है कि नहीं? लालू ने समाप्त किया है। जहां गरीब को थोक के भाव भट्टे में फूंक देते थे, चिमनी की कोयले में डाल देते थे, क्या वो दौर समाप्त किया है कि नहीं लालू जी? और जिस तरीके से वहां शोषण था पिछड़ों का और दलितों का, आज है किसी की मजाल बिहार में कि किसी दलित और पिछड़े को हाथ लगा ले, उखाड़ के फेंक देंगे? ये ताकत किसने दी है? ये समाजवाद की ताकत लालू जी सिर्फ हवाएं जो शोषक थे। चलिए ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। कर्नल शरद, ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, ही इज आल्सो फ्रॉम बिहार। कर्नल शरद,
Suman ji, Just give me 30 Colonel seconds. Sharad, वही सर let's दर्द take बना an answer हुआ है। from him. Colonel Sharad, he's Yeah, a yeah, journalist sure, sure. and Yeah, he's sure. also from Bihar only. Suman ji, Yeah, जवाब he's pretty दीजिए, eager. जवाब He दीजिए, must- yeah. जवाब दीजिए। सुमन कुमार। मैं देखिए शरद जी को सबसे पहले जवाब दे दूं। हाँ। शरद जी, जब भी लालू जी जब आए और जंगल राज जिसकी हम चर्चा करते हैं, और वो भूत अभी भी उनके बेटे के ऊपर उनको कपाता है, और वो अपने पिता का फोटो भी नहीं लगा पाते, इसको स्वीकार करिए। एक सामाजिक परिवर्तन का दौर रहा, लेकिन उस दौर के नाते उस प्रदेश के साथ क्या क्या हुआ वो उसका हम लोग गवाह हैं। कितने पलायन, कितनी बर्बादी, क्या क्या नहीं हुआ। वो प्रदेश आज भी उस दंश को झेल रहा है। उत्तर प्रदेश उभर चुका है, राजस्थान जैसा प्रदेश उभर चुका है, हरियाणा जैसा प्रदेश उभर चुका है, कि बिहार आज भी नहीं उभर पा रहा है, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी। तो व्यवस्थाएं, एक पार्टी जब आती है और उसकी मंशा कुछ और हो जाए तो फिर वो प्रदेश के लिए नुकसानदायक ही होता है। और बिहार आज वो भुगत रहा है, अभी भी पलायन का दंश अभी भी है, बाढ़ की स्थिति आज भी वैसी ही बनी हुई है। अब वहां बांध जो है बनाने की नई प्रक्रिया शुरू हो रही, तो वहां अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश की चर्चा इसलिए करिए, ये मत भूलिए कि जिस कास्ट वोट की आप बात कर रहे हैं ना, उनके अब आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, उनके अकाउंट में अब 6,000 रुपए जाने लगे, उनको 8 किलो अनाज भी मिल रहा है, उनको अदर जो सरकार, खासकर सरकार की जो योजनाएं हैं वो उनके पास पहुंचने लगी है। आपके पास वो सारी चीजें नहीं है, इस बात को स्वीकार करिए। तो सिर्फ SIR और ये तमाम सारी बातें लेकर ही आप एक मूवमेंट वहां छेड़ रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। नहीं तो बिहार की सिचुएशन ये है कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ कर्नल शरद पुरुष क्या? चाहे जितना चिल्लाते रहे। जी, मुझे कर्नल शरद। मैं इनको रिटॉर्ट उत्तर प्रदेश में भी वही हालत है। बात और करना चाहूंगा। ठीक है, बोलिए बोलिए। देखिए ऐसा है, वक्त बहुत बदल गया है। 5 किलो राशन 6,000 पैसे अब काम नहीं चलेगा। पिछड़ों दलितों को अब सचिवालय चाहिए, मंत्रालय चाहिए, कलेक्टर चाहिए, SDM चाहिए। अब इस तंत्र में हमें हिस्सेदारी चाहिए। जिस तरीके से शोषकों ने इस देश को पिछले 80 साल में आजादी के बाद दोहन किया है, इसको समाप्त करने के लिए PDF आगे बढ़ चुका है। ऐसा नहीं होगा कि DM साहब इनके बैठेंगे और हमारे आदमी को 5 किलो अनाज मिलेगा और ये एहसान ला देंगे। वो वक्त बहुत पहले खत्म हो चुका है। अब PDA के बच्चे इतने शिक्षित हैं कि वो अपने हक और अधिकार को जानते हैं। चिंता मत करिए, अभी पूरी गिनती कराएंगे पूरे देश में, और साधन का सही बंटवारा जब करेंगे तो जो शोषकों को पीर होगी, उस पर्वत जैसी पीर को समझते हैं। ठीक है, और पॉइंट आपको झेलना होगा। ठीक है, अब विजय मैं कुंदरकी के लिए 30 सेकंड और दीजिएगा। मोहिंद्र जी में आ रहा हूं, मोहिंद्र जी में आ रहा हूं। हाँ, देखिए ऐसा है, कुंदरकी में हमने चुनाव आयोग को 2 लिस्ट दी। हाँ, एक चुनाव के लगभग 2-3 महीने पहले के जो जितने भी BLO थे, और दूसरे चुनाव के दौरान जो BLO थे, उसमें एक खास चीज हमने मार्क करके दी है कि सारे यादव और सारे मुस्लिम जो कुंदरकी सीट पे BLO थे, वो कास्ट और रिलीजन को इंडिकेट करके वहां से हटाए गए। और दूसरा एग्जाम्पल लखनऊ का ले लीजिए कि 2022 में एक ED के ऑफिसर यहाँ से विधायक का चुनाव लड़े हैं, और उनकी धर्मपत्नी लखनऊ की ही पुलिस कमिश्नर थी। हमने कई बार चुनाव आयोग को लिखा, उनको नहीं हटाया। कल्पना कीजिए कि मैं चुनाव लड़ूं लखनऊ से और मेरी धर्मपत्नी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर हो और इलेक्शन कमिश्नर कोई एक्शन ना ले। तो इस तरीके से जो लूट चुनाव आयोग की हुई है, हम उसको तथ्यात्मक रूप से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और इस SIR पे जो इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो भी कहीं ना कहीं इनके भ्रष्ट तंत्र पे एक तमाचा है। और आगे जो फॉलो अप एक्शन आएंगे, हमें उस पर पूरा भरोसा है। चलिए, ठीक है विजय, देश के तंत्र को पॉइंट बचा है, पाएं। ठीक है। मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, कांग्रेस प्रवक्ता मोहिंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय सर, मुझे एक बात बताइए, ये जो इनफाइनाइट फाइट शुरू हुई है, इलेक्शन कमीशन पर सवाल कोई भी खड़े कर सकता है। आज कांग्रेस कर रही है, कल को कांग्रेस की सरकार होगी, BJP भी खड़े कर सकती है। आज कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रही है, कल को कांग्रेस की सरकार आएगी, BJP सवाल खड़े करेगी। जो संवैधानिक संस्थाओं पर जो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ये लगा है विजय सर, ये यहाँ से और ज़्यादा प्रबल और ज़्यादा बड़ा होता है। तो जो हम और आप हैं, आम जो पब्लिक है, हमारा तो विश्वास, फेथ खत्म हो जाएगा। हम तो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि भाई वो सबसे बड़ी अपेक्स संस्था है, वहाँ से न्याय तो मिलना ही मिलना है। हम जब वोट डालते हैं तो ये सोचकर डालते हैं कि इलेक्शन कमीशन वॉच कर रहा है, हमारा वोट वहीं जाएगा जिस कैंडिडेट को हम दे रहे हैं। लेकिन ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये तो संवैधानिक संस्थाओं में पूरा क्वेश्चन खड़ा हो गया। अब तो कोई वोट डालने और नहीं जाएगा, उनको लगता है भाई हम देंगे A को, जाएगा B को। अब तो कुछ होना ही नहीं है इसका मतलब।
इसमें जिम्मेदारी उन संवैधानिक संस्थाओं की भी है। अब आप ऐसे समझिए कि चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव करवाना। जो लोग चुन के जाएंगे उनकी सरकार बनेगी, और जो लोग चुने जाएंगे वो कैसे चुने जाएंगे उसके लिए मतदाता सूची बनेगी, बूथ बनेंगे, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। यदि कोई व्यक्ति उस प्रक्रिया पर सवाल उठाता है या उसको कोई शक है या उसको कोई किसी भी तरह का अंदेशा है तो ये संवैधानिक संस्था पर हमला कैसे हो गया? और ऐसा देश में कौन सी संस्था है जो संविधान के तहत नहीं आती है? संवैधानिक अधिकार तो सारी संस्थाओं को मिला हुआ, पूरी कार्यपालिका को मिला हुआ है। उनके लिए, सबके लिए अलग अलग अनुच्छेद, अलग अलग कानून और कायदे, कानून, एक्ट सब बने हुए हैं। तो ये कहना कि ये संवैधानिक संस्था जो मन चाहे सो करे, वो जिसके मन चाहे उसकी सरकार बनवा दे, कोई बोले ना, कोई सवाल ना करे, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। चुनाव आयोग, आप बताइए कि चुनाव आयोग ने कह दिया कि साहब हम वोटर लिस्ट को भी नहीं मानेंगे। अरे आप नहीं, चुनाव आयोग ने ही वो वोटर लिस्ट जारी किया है, और उस वोटर लिस्ट के लिए आपने आधार कार्ड लिया है और आप ही कह रहे हैं कि हम वो वोटर लिस्ट को नहीं मानेंगे। तो यदि वो वोटर लिस्ट और आधार कार्ड गलत है तो आप अपने पूर्ववर्ती के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आप राजीव कुमार के खिलाफ और चुनाव आयोग के आयुक्तों के खिलाफ FIR करेंगे कि साहब आपने ये वोटर लिस्ट गलत बनवाया? अजीब बात है ये अजीब तर्क है। अंततः सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। फिर आप कह रहे हैं कि साहब हम जिनके नाम हटा दिए हैं उनकी सूची नहीं बताएंगे। भाई क्या है ये? लोकतंत्र है कि मजाक है? आप कह रहे हैं कि हम नाम नहीं बताएंगे किसी का। अब आप मेरा नाम काट दीजिए कि साहब मैं अब अपने गांव में नहीं रहता, नोएडा में रहता हूं, आप मुझे बताएंगे नहीं? ये कौन सा तर्क है भाई? और इसके पक्ष में लोग खड़े भी हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, और इसमें इन्हीं की गलती नहीं है। इसके पहले की भी सरकारें जितनी भी रही हैं वो भी तमाम सरकारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से उपयोग करती रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की बात करना, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना या उन पर कोई हमला करना नहीं होता है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी साख बचाएं और जनता का भरोसा जीतें। इसका एक ही उपाय है कि चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए। अभी क्या, अभी तो चुनाव आयोग ने कहा है कि जहाँ जहाँ चुनाव होगा ये SIR की प्रक्रिया वहाँ होगी। अब इसके बाद बंगाल में होगी, आंध्र प्रदेश में होगी, वहाँ भी ऐसे ही बवाल होगा। तो भाई इसका एक समाधान तो चुनाव आयोग को निकालना पड़ेगा, स्थायी समाधान। ठीक है, मोहिंद्र प्रकाश जी आप कुछ कह रहे थे? मैं आ रहा हूं, सुमन आपके पास आ रहा हूं। मोहिंद्र प्रकाश जी, छोटी बातें कहना चाहता हूं जनाब जी। देखिए, ईवीएम पर जहां सवाल है और कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अभी हरियाणा के सरपंच के इलेक्शन ने क्लियर कर दिया कि ईवीएम में कैसे हेराफेरी की जा सकती है, और कोर्ट से अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से उनको लेना पड़ता। 3 साल तक वो अनऑथराइज आदमी सरपंच बना रहा। अभी इलेक्शन ऑफिस ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा पहले कि जनाब हम जो है वो वीडियो नहीं दिखाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं देंगे कि वोट देने वाले की आइडेंटिटी और उसने कहाँ वोट दिया ये पता लग जाएगा। और अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल इन्होंने क्या कहा कि साहब महिलाओं के बारे में जो है वो पता लग जाएगा कि महिला क्या है, कौन है, क्या है। अरे अंदर जाने के लिए आप हिजाब उतरवाते हो, उसका बुर्का उतरवाते हो, उसका घूंघट उतरवाते हो, आप उसको अंदर सीसीटीवी में दिखाने में क्या एतराज है आपको? सीसीटीवी में वो दिखाई दे जाएगा जो चंडीगढ़ में हुआ था कि अंदर क्या होता है कि जैसे ही कैंडिडेट अंदर जाता है वोट डाल दी जाती है और कहा जाता है वापस चले जाइए। मोहिंद्र प्रकाश जी क्या बात कर रहे हैं? वहां पे 4-5 अंदर अधिकारी होते हैं। इंक लगाने वाला अधिकारी एक अलग होता है, आई कार्ड चेक करने वाला अधिकारी एक अलग होता है, वोटर लिस्ट पे मार्क करने वाले का अधिकारी अलग होता है, अंदर प्रशासन के लोग होते हैं, पुलिस होती है। क्या बात कर रहे थे? फिल्मी बातें हैं कि मतलब बटन दबा रहे हैं, हाथी पर जा रहा है, हाथ पर। ऐसा नहीं होता। आप लोग कैसी, मतलब इतनी हाइपोथेटिकल। मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात होती है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात को मैं भी मान रहा हूं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो वाजिब है, उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन ये तो बहुत हाइपोथेटिकल बात आपने कह दी कि अंदर जाके कुछ होता है, वहां वोट पड़ जाते हैं और अगले को बोला जाता है कि आपने वोट डाल लिया। यही कह रहे हैं ना आप? पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सुमन कुमार, वीडियो कैसेट क्यों नहीं दे रहे वो? ठीक है सुमन कुमार की वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे रहे? ठीक है सुमन कुमार का एक ही कारण है अमित भाई, इन्हीं के पोलिंग एजेंट भी तो अलग अलग दलों के वहीं बैठे होते हैं। बिल्कुल वहीं होते हैं,
सब लोग वही बैठते हैं। हाँ, तो इसलिए कहीं का नहीं है, आप प्रक्रिया के देख अंदर चले जाइए। आम खाम ना, ना, सुनने ना। की कोशिश मत एक कीजिए। घटना, एक जिक्र मैं करना चाहूंगा, जी। मैं खुद पर्सनल। हाँ, हाँ। अमित भाई, आपको वीडियो मेरी रिकॉर्डिंग पत्नी देने के में बारे में मोहिंदर जी सुन लेते हैं। मोहिंदर जी आपकी बात सुन लीजिए सुमन कुमार क्या कह रहे हैं। आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं। वोटर लिस्ट में जब नाम शामिल करने की बात हुई तो मेरी पत्नी का नाम पहले भी था, तो वहां से मेरे ही रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि देखिए इस बार जो प्रक्रिया है उसमें थोड़े चेंज कर दिए गए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए, क्योंकि उनका नाम और मेरा नाम दिल्ली में भी है, मैं दिल्ली का भी वोटर हूं। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ के भी वोटर हैं, स्थानीय नागरिक हैं, तो आपका नाम इसमें है वोटर लिस्ट में, और आपके पिता का भी नाम, माता का नाम और तमाम सारी चीजें हैं। अब आपकी पत्नी कि पिता और माता अगर बिहार से ही हैं तो एक डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दीजिए। और मैं आपको बताऊं कि 10 दिन बाद मैंने उस डॉक्यूमेंट्स को दिया। हाँ, आधार कार्ड पहले मैंने दिखाया, उनके आधार कार्ड है, उन्होंने पूरी स्थिति साफ कर दी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए आधार कार्ड के अलावा भी और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास। तो मैं अपने ससुराल में फोन किया, फिर वहां वोटर लिस्ट लिया, इनके माता पिता और भाई तीनों का नाम था। तीनों का नाम देने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब जो दिलचस्प बात है वो मैं अमित भाई बताना चाहूंगा। मैं समस्तीपुर से आता हूं, मेरे गांव के पास में ही एक मुस्लिम बस्ती है, और मुस्लिम में भी बहुत गरीब बस्ती, एक अमीर बस्ती, जमींदारों की बस्ती, एक गरीब बस्ती। भाई बांग्लादेश रोहिंग्या की बात हम तो यहां कर रहे हैं ना, उस हिस्से में तकरीबन वहां एक सीनियर ऑफिसर ने सर्वे करवाया और तमाम सारी चीजें हुई। उसने मुझे बताया था कि सुमन भाई तुम्हारे इलाके में एक अलग हिस्सा जो है वो डेवलप हो रहा है, तुम लोगों को इस पे नजर नहीं जा रही। वो आईपीएस हरियाणा के ही थे। मैंने कहा भैया ऐसा क्या हुआ, बताएंगे तब ना। बोले भैया वहां देख लो, ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, यहां हमने जांच करवाई है, आईबी की भी रिपोर्ट है। पिछले 8-10 साल में वो गांव जहां सिर्फ और सिर्फ 250 लोग थे, अब वहां 1000 से ज्यादा लोग हैं, 2500 से ज्यादा लोग के आसपास। अब वहां स्थानीय लोगों को ही परेशानी शुरू हो गई है, स्थानीय लोगों की ही परेशानी शुरू हो गई। जी ठीक है। आप यहां से बैठे बैठे ज्ञान दे रहे हैं, वहां दिक्कत हो रही है। सेकंड दीजिएगा प्लीज। कर्नल शरद, वहां काफी दिक्कतें हो रही है। ठीक है कर्नल शरद, अगर वहां डॉक्यूमेंट्स उनके मांगे जा रहे हैं तो फिर आपको क्या परेशानी हो रही है? अगर मैं अपने वरिष्ठ प्रवक्ता सुमन कुमार जी की बात से हजारों लोग वहां आ चुके हैं भाई साहब। तो इन्होंने बोला पिछले 8-10 साल में वहां करीब पूरे कम से कम 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं की बस्ती बस गई है। पूरे जिसका वैसे समीकरण मेरी निकल चुका है, याद बदल में चुका है। पिछले 11 साल की भारतीय जनता पार्टी अब की क्या अलग है, सरकार, दूसरा बिहार तय करेंगे। कोई भी एक व्यक्ति इस देश से बाहर नहीं निकाला गया है इस पक्ष पे कह के कि ये भारत का बेकार वाली बातें नागरिक मत कीजिए। निकाला गया तो मैं दिल्ली इनकी अगर बात से पुलिस सहमति ऑफिसर दूं, बताते हैं, तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली यहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर पर ले जाते हैं, फिर वो भाग के यहीं आते हैं। प्रोटेक्शन के लिए अलग से कैंप बनाया गया है। अगर 10 साल में इनके घर के पास क्षमा चाहता हूँ, बांग्लादेशी मैं आ गए एमएचए भी हैं, कवर करता हूँ, तो मैं गृह देखता हूँ मंत्रालय कि देश किस का क्या कर जगह रहा की है? क्या क्या रिपोर्ट है। और चुनाव आयोग और ये पॉलिटिकल पार्टी से हम प्रेशर अपेक्षा देते हैं, कर खाना रहे देते हैं उनको। कि वो बांग्लादेशियों की पहचान आप करें। गाजीपुर के आसपास जबकि आ सुमन जाइए, कुमार जी बता यहाँ रहे देखिए हैं कि कि पूरे IPS रोहिंग्या पुलिस कितने को बड़े बता रहा है कि 2500 उनको तोड़ तोड़ के भगाया गया, फिर यहीं रह रहे हैं। तो स्वाभाविक है लिए अजीत मुल्ला डोभाल जी होती को है। पता होगा, अमित शाह जी ऐसा को पता सुरक्षा होगा, व्यवस्था से लेकर तो तमाम से भारतीय परेशानी सरकार है। इनको देश से आपके बाहर लिए, क्यों हमारे देश निकाल के लिए रही और है? स्थानीय लोगों के लिए बढ़ हाँ, रही है। एक बांग्लादेशी आया जरूर है, जो बांग्लादेशी आ रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ठीक है, मैं बीजेपी प्रवक्ता तो के पास जा रहा जरूर आजकल हूं। भारत राघवेंद्र की सिंह जी, जो बात अखिलेश यादव ने कही या जो बात कर्नल शरद कह रहे हैं या जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्यों नहीं यूपी से ही शुरुआत हो जाए, यहीं पर जांच हो जाए। 3 साल पहले कागज पत्तर जमा कर दिया अखिलेश यादव ने, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने कामकाज करने के तरीके पर सवाल खड़े करता है। वो भी अपनी जगह सही है, अगर एफिडेविट दिया गया, हलफनामा दिया गया, शिकायतें की गई तो इसका निस्तारण होना चाहिए था, इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए था। अब तो देशव्यापी हो गया है, बिहार है, फिर छत्तीसगढ़ है, जहां जहां चुनाव होंगे, पश्चिम बंगाल है, जहां जहां चुनाव होंगे विपक्ष हंगामा करेगा एसआईआर को लेकर। कितना डिफेंड कर पाएगी बीजेपी खुद को और कितना डिफेंड इलेक्शन कमीशन खुद को कर पाएगा? राघवेंद्र सिंह, इस बात में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ हूँ भाई। मैं चुनाव आयोग का थोड़ी ना प्रवक्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो समाधान क्या होता है हर चीज का, उसको ये अडॉप्ट करिए। वास्तविकता ये है, ये लोग जो है कुल मिला के लब्बो लोआब जो है
जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और जो रोहिंग्या, उनको कवर फायर देने का काम कर रहे हैं कि देश में जो SIR होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को लाल किले से जो भाषण दिया था, उसको लेकर के जो शक्ति की भाषा थी, उसको लेकर के ये लोग सत्ते में हैं। उन्होंने कहा जो विभिन्न राज्यों में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या है, उनको निकाला जाए। ये लोग जो सोच रहे हैं अगर वो निकाल दिए गए तो हमारे वो आए कैसे? इसको ले अमित शाह का रिजाइनेशन लो, किसी भी तरीके से साहब से रेजिग्नेशन लीजिए। बिहार में भी इनकी यही एक्सरसाइज है और पश्चिम बंगाल में भी वही एक्सरसाइज होगी। उत्तर प्रदेश में भी वो लोग यही चाहते हैं। पूरे देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी और विभिन्न तरीके के जो घुसपैठी हैं देश में फैले हुए। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, चुनाव आयोग को भी यही जो परिकल्पना है, वो ये चाहते हैं जो अवैध लोग हैं, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, ठीक है, जो मर गए हैं। जी ठीक है, आई विल रिक्वेस्ट फॉर 20 सेकंड्स अमित जी। जी कर्नल शरद, देखिए ऐसा है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, शिक्षा का स्तर देश में काफी बढ़ा है और उसके बाद हम कम से कम हम लोग बौद्धिक लोग कहलाएंगे शायद, जो इस तरीके से चर्चा में बैठे हुए हैं और एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं। अगर हमको ये बताने की जरूरत पड़े कि देश में किसी की नागरिकता कैसे चेक होगी और अगर कोई बाहर के देश का बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गया है, उसको चिन्हित कैसे किया जाएगा, उसको निकाला कैसे जाएगा, तो अगर ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी सोच रहे हैं कि जो SIR किया जा रहा है ये रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के लिए किया जा रहा है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा ये गृह मंत्रालय का काम है और 365 दिन अनवरत चलने का काम है कि अगर देश में कोई भी विदेशी घुसता है उसको तुरंत चिन्हित करना है, बाहर निकालना है और अगर बॉर्डर में गलत तरीके से घुसता है तो गोली मारना है। इस तरीके से चुनाव आयोग को नहीं छोड़ना है। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। आप तमाम वक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। कर्नल शरद बहुत बहुत शुक्रिया। मोहिंद्र प्रकाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन कुमार बहुत बहुत शुक्रिया और विजय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शरीक होने के लिए। देखिए चुनावी तीर लक्ष्य गंभीर शो का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि विपक्ष के जो आरोप हैं अगर उसका जल्द से जल्द निपटारा बीजेपी या इलेक्शन कमीशन नहीं करता है तो ये लड़ाई बहुत बड़ी हो जाएगी और आज नहीं तो कल इसका सबसे ज़्यादा जो आरोप, सबसे ज़्यादा जो श्रेय मिलेगा वो इलेक्शन कमीशन को ही मिलने वाला है क्योंकि अब गेंद उनके पाले में है, क्लैरिटी और सफाई उन्हें देना है। बहुत बहुत शुक्रिया।